नमस्कार, मैं श्रमिता, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के प्रदूषण से बचते हुए जो आज लगातार चौथे दिन भी बेहद खराब स्तर पर है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले झांसी की। झांसी मेडिकल कॉलेज में क्यों 10 नवजात शिशुओं ने धोया जान से हाथ। पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई यूपीपीसीएस परीक्षा की नई डेट की। मणिपुर हिंसा अभी भी जारी है और सरकार और कोर्ट इससे बेखबर है और बेपरवाह भी। नई ताजा हिंसा की घटना में 3 बंधक महिलाओं के शव मणिपुर में मिले हैं। बात करेंगे मणिपुर के ताजा परिस्थितियों की। फिर बात करेंगे देहरादून के इनोवा दुर्घटना का एकमात्र बचे हुए पीड़ित पिता ने की है अपील, इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा होगी चर्चा कुछ और अन्य खबरों की। पहले खबर, उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में नवजात गहन चिकित्सक कक्ष में शुक्रवार रात लगी आग ने 10 नवजात की जान ले ली है और 16 अन्य घायल हो गए। हादसा रात 10:45 पर हुए। ऑक्सीजन कंटेनर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। उस समय एनआईसीयू में 50 से अधिक नवजात थे। अधिकांश बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन अंदरूनी हिस्से में भर्ती 30 में से 10 की जान नहीं बच सकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को 5 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने घटना की जांच के लिए प्रशासनिक, पुलिस और मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आग के दौरान फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे, जिससे अस्पताल की लापरवाही उजागर हुई। झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे के रिपोर्ट देने का कहा गया है और इस त्रासदी के स्वास्थ्य प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि में बदलाव करते हुए अब इसे 22 दिसंबर 2024 को एक ही दिन में आयोजित करने का फैसला किया है। पहले इस परीक्षा में 7 से 8 दिसंबर के 2 दिन में आयोजित होने वाली परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ये निर्णय उम्मीदवारों के विरोध के बाद लिया गया, जो 2 दिन में परीक्षा आयोजित करने थे। सामान्यीकरण प्रक्रिया के उपयोग कर आपत्ति जता रहे थे। उन्होंने इसे असमान और पक्षतापूर्ण बताया। प्रयागराज स्थित यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की उनकी चिंता का समाधान करने का निर्देश दिया। सरकार के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन कमजोर पड़ गई, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए भी समान बदलाव की मांग कर रहे हैं। यूपीपीएससी का यह कदम परीक्षा प्रक्रिया का पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा का एक सकारात्मक पहल है। हालांकि उम्मीदवारों की शेष चिंताओं का समाधान करना आयोग और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली खबर, मणिपुर के जिरीबाम जिले में जातीय हिंसा और बंधक संकट के बीच 3 महिलाओं के शव असम मणिपुर सीमा के पास जिरीमुख गांव के नदी के किनारे बरामद किए गए। ये महिलाएं उन 6 बंधकों में शामिल थी जिन्हें 11 नवंबर को बोरबेकरा पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के बाद कुकी उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। बंधक में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे, जिनमें एक 2 साल का बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 11 उग्रवादियों को मार गिराया, लेकिन भगते हुए उग्रवादियों ने बंधक बना लिए। शवों को असम में सिलचर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बंधकों में से बाकी 3 लोग अभी भी लापता हैं। क्षेत्रों में तनाव बढ़ने के बीच जिरीबाम और इम्फाल में बंधकों की रिहाई और अन्यों के लिए मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किए गए। मणिपुर में मई 2023 में जातीय संघर्ष में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने हालत को देखते हुए जिरीबाम सहित 6 क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम फिर से लागू कर दिया। यह संकट शांति स्थापना के लिए तत्काल समाधान की मांग करता है। अगली खबर, देहरादून के ओएनजीसी चौक पर 12 नवंबर को एक दर्दनाक हादसे में 6 युवाओं की मौत हो गई, जबकि एकमात्र जीवित बच्चे सिद्धेश अग्रवाल की हालत गंभीर है। यह हादसा तेज रफ्तार इनोवा कार से ट्रक से टकराने के कारण हुआ था। मृतकों में कुणाल कुकरेजा, अतुल अग्रवाल, ऋषभ जैन, नव्या गोयल, कामाक्षी और गुनीत शामिल थे। हादसे के बाद कई अफवाहें फैलने लगी। कहा गया कि युवा पार्टी कर रहे थे, शराब के नशे में थे और सड़क पर BMW कार के साथ रेस कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से रेस के दावे को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि कार ने दुर्घटना के कुछ मिनट पहले तेज गति पकड़ी थी। फिर सनरूफ के बाहर झुकने और सिर कटने की अफवाहें भी असत्य पाई गई। सिद्धेश के पिता विपिन अग्रवाल ने मीडिया और समाज की अपील की कि बिना
सत्यापित जानकारी की अफवाहें ना फैलाएं। उन्हें कहा कि घटना से पीड़ित परिवार गहरे शोक में है और सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। इस दुखद घटना ने सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ अन्य खबरों की बात करेंगे। झारखंड में क्या कहा राहुल गांधी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गड्ढे और बोकारो को आयोजित रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो उन अरबपतियों के हितों की सेवा कर रहे हैं जो आदिवासियों की जाल, जंगल और जमीन छीनना चाहते हैं। गांधी ने मोदी पर संविधान को नष्ट करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया, जिसे उनकी देश की आत्मा करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि राहुल लाल किताब दिखा रहे हैं, लेकिन किताब की सामग्री महत्वपूर्ण है, रंग नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मोदी ने किताब पढ़ी होती तो समाज की घृणा और हिंसा नहीं फैलती। गांधी ने यह भी वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो जाति आधारित जनगणना कराएगी और 50% आरक्षण की सीमा हटा देगी। उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को क्रमशः 28%, 12% और 27% करने का वादा किया। किसानों के मुद्दे पर गांधी ने बीजेपी को आलोचना करते हुए कहा कि वो पिछले 3 चुनावों में सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए एमएसपी का वादा कर रहे थे, लेकिन किसानों को अभी तक 3-4 हजार रुपए की अपनी सोयाबीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार किसानों के अधिकारियों और मेहनत के फल के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी और सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी और बोनस देगी। महाराष्ट्र के महायुति गठबंधन में बढ़ती हुई दरार की अटकलें के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी एनसीपी गुट के कई वरिष्ठ नेता गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई के छत्रपति शिवाजी में हुई चुनावी रैली से गायब रहे। एनसीपी का प्रमुख नेता, जिनमें उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी शामिल थे, इस रैली में शामिल नहीं हुए, जबकि शिंदे सेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता इस मंच पर पीएम मोदी के साथ दिखाई दिए। इस रैली का उद्देश्य गठबंधन की एकता को प्रदर्शित करना था, लेकिन एनसीपी नेता की अनुपस्थिति को आंतरिक मतभेदों का अफवाहों की हवा दी है। हालांकि इन विवादों के बावजूद महायुति के नेता जैसे शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा के गठबंधन की एकता पर जोर दिया और कहा कि महायुति एकजुट है। अजीत पवार ने पहले भाजपा को बटेंगे तो कटेंगे नारे की आलोचना की थी, जिनमें हिंदू एकता का आह्वान किया गया था और उन्होंने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे का बचाव किया और कहा कि अजीत पवार और अन्य नेताओं ने इसके वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाए। महायुति गठबंधन, जिसमें शिवसेना, भाजपा और एनसीपी शामिल है, 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी से मुकाबला करेगा। अगली खबर, कन्नड़ और नॉर्थ इंडियन बहस के बीच अब एक और प्रतिक्रिया आई है। जोहो और सीईओ श्रीधर बेहू ने हाल ही में अपनी राय व्यक्त की कि जिन लोगों ने बेंगलुरु में अपना घर बनाया है उन्हें कन्नड़ भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है ऐसा ना करना डिसरिस्पेक्टफुल, असामान्य है। उनका यह बयान पत्रकार चंद्र आर श्रीकांत के पोस्ट में जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने उन व्यक्तियों को आलोचना की कि जो सालों से शहर में रहकर भी कन्नड़ नहीं सीखते। श्रीकांत ने अपनी दुखद की कन्नड़ सीखने की यात्रा साझा की, ये बताते हुए कि कन्नड़ उनकी मातृभाषा नहीं है, फिर भी उन्होंने इस भाषा को सीखने की कोशिश की और इस प्रयास को स्थानीय लोगों द्वारा सराहा गया। वेबू ने इस भावना का समर्थन करते हुए कहा कि अगर लोग बेंगलुरु में लंबे समय तक रहते हैं तो उन्हें स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपने चेन्नई स्थित कर्मचारियों से भी तमिल सीखने का आग्रह किया ताकि वो स्थानीय समुदाय की अच्छी तरह से घुल मिल सके। वेबू के बयान पर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रिया आई। कुछ ने उनके दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य ये सवाल उठाए कि बेंगलुरु जैसी बहुभाषी शहर में ये अपेक्षा करना कितना व्यवहारिक है, जहां अंग्रेजी और हिंदी का प्रमुख उपयोग होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।